सीएए गलत है तो इंडिया अलायंस को तो खुश होना चाहिए कि एनडीए इसकी वजह से 2024 का चुनाव हार जाएगी। तो फिर इंडिया अलायंस को चिंता क्यों हो रही है, ये पब्लिक सवाल पूछ रही है। दानिश कुरैशी जी बता दीजिए, अगर ये गलत स्टेप है और बीजेपी गलती कर रही है तो हार जाएगी चुनाव, दिक्कत क्या है? देखिए, इंडिया अलायंस का क्या स्टैंड है, मैं तो उसके जवाब मेरा तो ऑनर्स बनता नहीं है। जो लोग बाकी के पक्षकार हैं उसके वो बोले तो ज्यादा बेटर है। रह गई बात कि हमारे यहाँ देश के जो कानून की बात की जा रही है, चाहे सुधांशु भाई हो चाहे और कोई भी हो, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी मुल्क में अगर परेशान है तो उसके धर्म को आधार बनाकर जिस तरीके से प्रमोट करने की बात की जा रही है, ये कितना मुनासिब है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या और देश में, हमारा जो मुल्क है, हमारा देश समानता में मानता है और उसका आधार अब धर्म के आधार पर रहेगा कि आप अगर मुसलमान नहीं है, आप अगर सिख हैं, पारसी हैं, जैन है तो आपको नागरिकता मिलेगी और अगर आप मुसलमान हैं तो आपको नहीं मिलेगी। ये मिलना ना मिलना, वो चाहे कांग्रेस हो, जो उन्होंने सन 50 के साल में आर्टिकल 341 में मुसलमानों को निकाला और अभी के नया शगुफा ले आए सीए के नाम से। तो यही चीजें जो चल रही हैं, इसमें आप देखिए ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस के समर्थक बैठे हैं। इन्होंने अपना आप ये पहले तय कर लिया कि भाई कौन आएगा कौन नहीं आएगा, उसी बात की तारीफ जो है सुधांशु जी कर रहे हैं। तो ये जो बेवकूफ बनाने की राजनीति देश में मुसलमानों की और दूसरे तमाम समाज के साथ की जा रही है, ये कितना मुनासिब है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। चलिए, आपको इसलिए समझ में नहीं आ रहा हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, शायद इसलिए क्योंकि इनकी पार्टी के नाम में ही मुसलमान है। अब ये कह रहे हैं कि सब कुछ धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। जिनकी पार्टी के नाम में मुसलमान है वो चाह रहे हैं कि सब कुछ धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, और रूल कह रहा है मेजॉरिटी को नहीं अलाउड है। तो मेजॉरिटी इन देशों में तो मेजॉरिटी किसकी? अब हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये इतनी सिंपल बात भी दानिश कुरैशी साहब को समझ नहीं आ रही, और ओवैसी जी हैं कि सबको उकसा रहे हैं। क्यों उकसा रहे हैं भाई? सवाल तो आज पब्लिक ये पूछ रही है। देखिए नवका जी, सबसे पहले तो ये कि तहसीन भाई बहुत आमतौर पर ऐसी गलती नहीं करते हैं, लेकिन 2 बार उन्होंने कहा कि नेहरू लियाकत पैक्ट की वजह से गुरु गोलवलकर जी को इस्तीफा देना पड़ा। गुरु जी कोई किसी सरकार में नहीं थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इच्छा किसी सरकार में रहने की नहीं होती। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने इस्तीफा दिया था नेहरू जी के मंत्रिमंडल से, और इसलिए दिया था क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान में हिंदुओं के अत्याचार पर कोई नेहरू जी काम नहीं कर पाए। बार बार ये कहा जा रहा है, तहसीन भाई ने भी कहा, कह रहे ये तो कानून पहले से था, वही वाला लागू कर देते। तो भैया नेहरू जी ने क्यों नहीं लागू कर दिया? इंदिरा जी ने क्यों नहीं लागू कर दिया? राजीव जी ने क्यों नहीं लागू कर दिया? मनमोहन सिंह ने क्यों नहीं लागू कर दिया? और जब हम ये कहते हैं कि महात्मा गांधी को हम मानेंगे, लेकिन किसके लिए मानेंगे? सिर्फ सत्ता के लिए? महात्मा गांधी हिंदुओं को लेकर इतने पीड़ित रहते थे, और कमाल की बात यह कि आज उनकी वाली कांग्रेस, वो तो रही नहीं, जो गांधी वाली कांग्रेस है, उधारी के गांधी वाली, वो इस पर भी नहीं तैयार है कि जो हिंदू, सिख, जैन ये लोग हैं ये वापस आ जाएं, जो प्रताड़ित है वहां। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है, मतलब इस बात पर कोई कैसे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है कि तारीख कोई तय नहीं है। अरे भाई आप कहिए ना कि कानून बड़ा अच्छा है, इनको भी शामिल कीजिए। अभी अफगानिस्तान से सिखों को छोड़कर आना पड़ा, इनको भी शामिल कीजिए, इनको भी लेना चाहिए। पाकिस्तान में हर दूसरे चौथे हिंदू बच्चियों के साथ जिस तरह का बर्ताव होता है उनको शामिल कीजिए। लेकिन यहां लड़ाई क्या है? अरे मुसलमानों को कैसे नहीं शामिल किया, कैसे हिंदुओं को इसमें शामिल कर लिया। और कमाल की बात तो यह है कि मैं इन लोगों के बयान सुन रहा हूं, इनमें से कोई भी, मतलब कैसे ये कह सकते हैं, ये मुसलमानों को भड़का रहे हैं और कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उसका लाभ ले रही। अब या तो आप ये तय कीजिए, अगर आप मुसलमानों को आप ही भड़का रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ हो रहा है, मत भड़काइए। और नेहरू जी यही कानून लाए थे, कांग्रेस से ही कानून लाई थी, तो ठीक है भाई, जब उनकी सरकार थी उन्होंने बनाया। अब भड़का तो भारतीय जनता पार्टी रही है, जो मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहती है, वो जनता के मुद्दों पे बात ही नहीं करना चाह रही है। भाई जब चुनाव के 2 महीने बचे हैं तब आप सीए लेके आ रहे हैं। आप इतने साल तक क्या कर रहे थे? किसने आपको रोका था लाने के लिए? इसके मतलब
की बात कर रहे हैं। हमारे देश के अंदर में जो बेरोजगारी है, जिनको आप रोजगार नहीं दे रहे, बेरोजगार रोड पे धक्के खा रहा है, आत्महत्या कर रहा है, और आप कह रहे हैं दूसरे खिलाफ जिस तरह से देश में हिंसा का घृणा का माहौल बनाया गया वो गलत है। रोड पे धरना अगर आपने ये नहीं किया होता तो आज दूसरे मुद्दों पर बात हो रही होती। युवा जो आज आत्महत्या कर रहा है, जो हिंदू है, जो दलित है, जो दूसरे लोग तो रोड पे जो धरना दे रहे थे, रोड पे जो धरना दे रहे थे वो गलत था, क्योंकि आज सरकार को आपकी फितरत का पता है, इसलिए वहां फ्लैग मार्च हो रहा है। आज शाहीन बाग के पास दिल्ली पुलिस भी है और तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस हैं। आसाम में भी फ्लैग मार्च हो रहा है। अब भड़काने का काम तो हो ही रहा था ना, भड़काने का काम किसने किया ये सारा देश जानता है। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं तौसीफ खान से, तौसीफ खान जी, मटुआ जितने हैं वो सारे बहुत खुश हैं बंगाल में, लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये पोलराइजेशन हो रहा है। मैं पूछना चाहती हूं, पोलराइजेशन शेख शाहजहां से नहीं हो रहा था, सीएए के रूल नोटिफिकेशन से हो जाता है पोलराइजेशन। तौसीफ भाई, आज जनता भी पूछ रही है सवाल, और जनता पूछ रही है कि इंडिया अलायंस इतना चिंतित क्यों है, क्योंकि अगर बीजेपी गलती पे गलती कर रहा है तो आपको तो खुश होना चाहिए कि वो हार जाएंगे। नाविका जी, देखिए, मटुआ समिति की जहां तक बात है, यहाँ पे बंगाल में वो 2 ग्रुप में डिवाइडेड है, और उनके रिसेंटली आधार कार्ड को भी जो है इनवैलिडेट कर दिया गया था, जिसका विरोध ममता बनर्जी ने किया था। जहाँ तक ये नोटिफिकेशन की बात है, ममता बनर्जी ने क्लियरली कहा है कि अगर कोई अच्छा काम होता है तो हम उसका साथ देंगे, लेकिन आपका मुद्दा राजनीति करना है। आप चुनाव से पहले इस बात को डिक्लेयर कर रहे हैं। अगर वो चाहते तो वो पहले से ही, जिस तरीके से न्यूज़ में आ गया था बुलेटिन मैनेजमेंट करने के लिए कि ये नोटिफिकेशन आने वाला, वो उस वक्त डिटेल भी दे सकते थे, उन्होंने नहीं दिया। लेकिन ममता बनर्जी इस मुद्दे पे कल हावड़ा की रैली से जवाब देंगे। देखिए, हुआ ये नाविका जी कि 2 बड़ा सरदर्द था बीजेपी को। आज सुबह से 2 बड़ा पहाड़ गिरा था। एक इलेक्टोरल बॉन्ड में जो वो चाहते थे कि इलेक्टोरल बॉन्ड का पोल ना खुले, सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि कल आप स्टेट बैंक को जो है सारे पोल खोल देने हैं, सारे डिटेल्स दे देने हैं। ये बीजेपी के अगेंस्ट चला गया। दूसरी बात है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को फॉलो करके होना चाहिए, ना कि पार्लियामेंट द्वारा, पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून के हिसाब से होना चाहिए। ये भी एक दूसरा डिबेट जो छिड़ा हुआ सुप्रीम कोर्ट में, और यही सुबह से न्यूज हेडलाइन को मैनेजमेंट डोमिनेट कर रहा था। हर तो चैनल में यही चर्चा हो रही थी। आपके सबसे बड़ा तर्क है कि ये हेडलाइन मैनेजमेंट है, और आप कह रहे हैं ममता बनर्जी इसे सपोर्ट करती अगर ये देश के हक में होता, क्योंकि चुनाव से पहले आया इसीलिए सपोर्ट करना मुश्किल है। तो सुधांशु त्रिवेदी जी, 2019 में जब ये एक्ट पास हुआ था तब क्यों नहीं सपोर्ट किया था? आज भी प्रॉब्लम, तब भी प्रॉब्लम। कौन सा समय सही है विपक्ष के हिसाब से? आज शायद आप बता दें। बंगाल, केरल, राजस्थान, पंजाब, 4 असेंबली। तौसीफ भाई, आप जवाब सुन लीजिए। देखिए, तौसीफ खान साहब, असेंबली जिसने सीए के अगेंस्ट में रेजोल्यूशन पास किया। तौसीफ खान साहब तृणमूल कांग्रेस के पक्षधर माने जाते हैं। बड़ा आश्चर्य लगता है, एक रीजनल पार्टी को लगभग उतना ही मिला है जितना कांग्रेस को मिला है इलेक्टोरल बॉन्ड। 1092 करोड़ किसको मिला है? तृणमूल कांग्रेस को। तो अपना बता दो ना कि मेरे को फला से मिला है। काहे बात का भाषण? भाजपा नहीं बता रही है, एसबीआई नहीं बता रही है, भाजपा बताए। अरे मैं तो अपना बताऊं, पहला मैं गलत मानना तो मैंने लिया काहे, अब ले लिया तो बता दो। यही होता है। क्या बताएं, क्या चेहरे, क्या स्टेट बैंक हैं। और सीए पर तो मुझे नाविका जी याद आता है कि अभी जो कुछ संसद में पिछले 2 सत्रों में दिखा, इससे पहले भारत के संसदीय इतिहास में, मैं 1947 ऑनवर्ड्स नहीं कह रहा हूं, वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जमाने से, अगर पहली बार किसी ने फाइल फेंक के सभापति पे मारी है तो ममता जी ने 2010 में। किस सभापति पे? उस समय जो सोमनाथ चटर्जी जी के ऊपर, या 2007 की बात है। किस मुद्दे पे? कि बांग्लादेशी घुसपैठियों पे आप चर्चा नहीं करना चाहते क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी उसको संरक्षण दे रही है। एंड द सेम ममता बनर्जी आज ये कहती है, मैं देखती हूं कौन रोकता है इनको, क्योंकि वो जो उनका वोट बैंक था कम्युनिस्ट और कांग्रेस का, वो अब आपका हो गया।
तो पहले वोट बैंक के तराजू पे तौला जाता है कि जो मामला आपको राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इतना गंभीर लगता था कि वो आपको गुस्सा आ गया और फाइल फेंक के मार दी चेयरमैन के ऊपर, आज बिल्कुल बदल गए। इसे ही देख के ध्यान आता है कि मतलब चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड हो या सीए का मामला हो कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, सत्ता के लिए कितना बदल गया इंसान। इसीलिए मैं फिर कह रहा हूं क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी ऐसे ही नेताओं की वजह से हुई है जनता की नजर में, कि राजनीतिक नेताओं के बारे में पूरी धारणा बन गई है कि जो कहते हैं वो कुछ और करते हैं। हमारे मोदी जी जो कहते हैं वही करते हैं, और हमारे यहां तो वो भी है जो नहीं कहते वो भी करते हैं, और इनके नेताओं का तो समझ में नहीं आता क्या कहते हैं और क्या करते हैं। सवाल आज बहुत पब्लिक के आ रहे हैं। प्रदीप कुमार का हैदराबाद से सवाल है, सीएए पर विपक्ष के नेता जिस तरह से गलत बयानबाजी कर रहे हैं, क्या वो पब्लिक के बीच फेक न्यूज नहीं फैला रहे? जवाब दीजिए कुरैशी साहब, दानिश कुरैशी जी, ये सवाल आपके लिए हैदराबाद का। मैं जवाब दे दूं? देखिए, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ नाविका जी, कि सवाल, लोकतंत्र में सवाल उठाना ही मुख्य विपक्ष का काम है। सरकार जब भी गुमराह हो जाए या अपना रास्ता भटक जाए या भूल जाए या जानबूझ के राजनीति करने पर आमादा हो जाए, तो उनको लौटाना, उनको भटके हुए से रास्ते से वापस लेके आना, ये विपक्ष की जिम्मेदारी है। ये और बात है कि कांग्रेस उस पर नहीं देख पाती, या और जो दूसरी पार्टियां हैं एनडीए अलायंस की वो नहीं देख पाती हैं, तो वो उनकी अपनी परेशानी है। लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी, जितना भी वक्त हमें पार्लियामेंट में मिलता है, बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब या जो भी हैं, भटके हुओं को आप वापस लाते हैं। धर्म निरपेक्षता ओवैसी जी सिखाते हैं देश भर को। कमाल है सुधांशु त्रिवेदी जी। सुधांशु त्रिवेदी जी, इस पर तो आपका एक शेर बनता है कि भटके हुए को ओवैसी जी राह दिखाते हैं। जवाब दे दीजिए। देखिए, मैं आज जो सीए के लोग दुख के मारे हुए हैं और उनके लिए जो ये किया जा रहा है, उस पर शेर नहीं, मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता की 4 पंक्तियां बताना चाहता हूं, और उन्होंने इन्हीं चीजों से प्रेरित होकर लिखी थी। उन्होंने कहा था, 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है। और उन्होंने आगे लिखा था, आज ढाका लाहौर कराची पर है गमगीन गुलामी का साया। और आगे उन्होंने लिखा था, जिनके पैरों पर सर रखकर आजादी भारत में आई, वो अब तक हैं खाना बदोश, गम की काली आंधी छाई। वो लोग तो बेचारे फंस गए थे वहां, आज तक हैं। इसलिए उन्होंने कहा था, स्वतंत्रता को सार्थक करने कमर कसें, अभियान करें, जो पाया उसमें खो न जाएं, जो खोया उसका ध्यान करें। तो हमने बहुत कुछ पाया है, जो खोया है उसको भी सजोना है। और मैं इन सारे लोगों से कहना चाहता हूं, दानिश कुरैशी और अनुराग भदौरिया जी अभी कह रहे थे पब्लिक के मुद्दों की बात करें। बताएं इस समय कितनी है बेरोजगारी की दर, इस समय कितनी है महंगाई की दर, और यूपीए सरकार के शासनकाल में वो दौर बताएं जब महंगाई दर हमसे कम रही हो। यूपीए कितनी है विकास की दर, यूपीए शासनकाल के वो दौर बताएं जब विकास की दर हमसे ज्यादा रही हो। और आज कोई देश बताएं G7 G20 में जहां विकास की दर हमसे अधिक हो और महंगाई की दर